इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी खुद को राष्ट्रवादी बताने वाली सियासत के मायने आपको समझाएंगे। समझिए पंजाब में बिहार के छात्रों को आखिर किसने पीटा है। आतंकवाद पर अमित शाह का करारा जवाब भी आपको दिखाएंगे और साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण वाली खबर को भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार की राजनीति राष्ट्रवाद के मुद्दे पर गर्म है। सदन के अंदर और सदन के बाहर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष और पक्ष के बीच खुद को राष्ट्रवादी और सामने वाले को अपमान करने वाला बताने की होड़ लगी हुई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता के खानदान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। बिहार चुनाव की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई। पक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं है। शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर और बाहर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हंगामा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है, ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 26 जनवरी 2002 की फोटो दिखाकर पलटवार किया। नीरज कुमार ने बताया कि तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन ना तो राबड़ी देवी और ना ही लालू प्रसाद अपनी सीट से खड़े हुए। चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में मांगना चाहिए। अगर हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं तो विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने जो गुनाह किया है वो विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे। ये फर्जी राष्ट्रवादी है, नकली राष्ट्रवादी है, जिनके रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। आपको बता दें कि चुनावी साल है, ऐसे में ये पूरा विवाद एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजते समय सीएम नीतीश के सावधान की मुद्रा में न खड़े होने पर शुरू हुआ। विपक्ष इसे राष्ट्रगान का अपमान बताकर खुद को राष्ट्रवादी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी जैसी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप बड़ा राष्ट्रवादी बताने वाली सियासत को समझिए। देखिए, सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है और विपक्ष की ओर से राष्ट्रगान के अपमान का आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया जा रहा है। आरोप है कि राष्ट्रगान बजते समय सीएम नीतीश कुमार सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं थे और इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए माफी की मांग कर रहा है। आरजेडी नेताओं ने आरोप का जवाब जेडीयू की ओर से 2002 की एक तस्वीर को दिखाकर दिया गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का यह दावा है कि तस्वीर 26 जनवरी 2002 की है, जो उन्होंने जारी की है। तब राष्ट्रगान बज रहे थे और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद खड़े नहीं हुए। तब भी राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा था। यानी कि चुनावी साल में दोनों ही तरफ से खुद को बड़ा राष्ट्रवादी बताने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ आरजेडी सवाल पूछ रहा है तो जेडीयू की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। पंजाब में बिहार के छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है। बठिंडा के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों पर हमला हुआ। पिटाई के बाद छात्रों ने सीएम नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई है और सीएम नीतीश कुमार ने इस घटना पर तुरंत ही कार्रवाई के निर्देश दे दिए।
बिहार के छात्रों को एक बार फिर दूसरे राज्यों में निशाना बनाया गया है। पंजाब में भटिंडा के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों पर हमला हुआ। यूनिवर्सिटी के कैंपस में बिहारी छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। छात्रों ने न्यूज 18 के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश से मदद की गुहार लगाई है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में चुन चुनकर बिहारी छात्रों पर हमले किए गए। साथ ही शिकायत करने पर बिहारी छात्रों को ही हिरासत में लेने का आरोप है। हमले में 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 19 बिहारी छात्रों को निष्कासित भी कर दिया है। एक न्यूज चैनल को सिविल हॉस्पिटल पंजाब का भेजा जाए, वहाँ का जायजा लिया जाए, पता तो चले कि कितना बच्चा घायल है, कौन जिंदा बच्चा है, कौन नहीं। हमारे बच्चे को पुलिस द्वारा मारा गया है। पुलिस पे स्टेटमेंट देने पे पुलिस अनाउंसमेंट दे रहा है और लोग हॉस्पिटल है लोग। वहीं इस विवाद पर यूनिवर्सिटी का दावा है कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट में आपस में विवाद हुआ है, तो भटिंडा पुलिस का भी कहना है कि दोनों स्टूडेंट के ग्रुप बिहार के ही रहने वाले हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दो गुट जो कि बिहार स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, इनमें आपस में कुछ डिफरेंसेस आने की वजह से आपस में क्लैश हो गया था। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने लिखकर पुलिस प्रशासन को दे दिया है कि वो कोई लीगल एक्शन नहीं चाहते, इसमें वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। वहीं पंजाब में बिहारी छात्रों की पिटाई पर सियासत भी सुलग गई है। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार, पंजाब के अंदर आप पार्टी की सरकार, ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और इस तरह के भावनाओं को भड़काने का खेल खेलते हैं। पंजाब में बिहार के छात्रों की पिटाई का मामला बेहद गंभीर है। इस घटना के बाद छात्रों में डर का माहौल है। न्यूज 18 के लिए भटिंडा से सूरज भान और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पंजाब में बिहार के छात्रों की पिटाई वाली खबर को अब आप समझिए। देखिए, पंजाब के गुरु काशी यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 3 दिन का यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम चल रहा था। 19 मार्च को यूनिवर्सिटी में हंगामा अचानक शुरू हो जाता है। बिहार के छात्रों पर हमला करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जो हमला बिहार के छात्रों पर किया गया है, उनमें से 20 से ज्यादा छात्र हैं जो घायल हो गए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि बिहार के स्टूडेंट में ही आपस में विवाद हुआ था और यूनिवर्सिटी ने वायरल वीडियो पर भी सवाल उठाए हैं। दोनों स्टूडेंट के ग्रुप बिहार के ही रहने वाले हैं, ये दावा यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी ने 19 छात्र को निष्कासित भी कर दिया है। मतलब कार्रवाई करते हुए जो 19 छात्र हैं बिहार के ही, उनको ही निष्कासित किया गया है। हालांकि छात्रों ने हमले का आरोप लगाया है। हमले के बाद से बिहार का राजनीतिक पारा गर्म हो गया। बिहार बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि जहां कांग्रेस या आप की सरकार होती है, वहां बिहार के छात्रों पर हमला होता है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी हो, राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, खासकर बीजेपी। बहुत जल्द बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गजों का डेरा लगने वाला है। 29 मार्च को बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, यानी 29 और 30 मार्च को अमित शाह बिहार में ही रहेंगे। बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 29 मार्च को रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी एमपी एमएलए और पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बैठक होगी। 30 मार्च को ही दोपहर 12:30 बजे गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह।
बीजेपी विधायक दल, सभी सांसद और बीजेपी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में करीब 2 घंटे की बैठक चलेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के कोर कमेटी के नेतागण हैं उनके साथ उनका बैठक होगा। अमित शाह के दौरे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार आएंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मतलब ये कि सालों भर एक्शन के मूड में रहने वाली बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बीजेपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी सालों भर एक्टिव रहने वाली पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता सालों भर चुनाव को लेकर एक्टिव रहते हैं और जिसका रिजल्ट चुनाव में दिखता भी है। अभी देश के 21 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, यानी या तो वहां अकेले बीजेपी की सरकार है या फिर सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई है। और देखिए, इसी साल बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी की नजर बिहार के चुनाव पर है और बीजेपी का बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने का फोकस है। और बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के दौरे होने शुरू हो गए हैं। 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं और फिर 30 मार्च को भी वो बिहार में ही रहेंगे, मतलब 2 दिनों का उनका दौरा होने वाला है। और उसके बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी भी बिहार आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है और यही वजह है कि वो 29 और 30 मार्च को बिहार में रहेंगे। बीजेपी एमपी, एमएलए और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी। इसके साथ में बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और चुनाव के टिप्स भी गृह मंत्री देने वाले हैं। और जब 24 अप्रैल को पीएम मोदी का बिहार दौरा होगा तो पीएम मोदी हमेशा की तरह कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। यही नहीं, सीधे वो जनता से संवाद करके सियासी हवा को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। यही वजह है कि बिहार में अब बड़े नेताओं के दौरे शुरू होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए पहले ही की कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा। अमित शाह ने आतंकवाद पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया तो मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प भी दोहराया है। शुक्रवार को राज्यसभा में आतंकवाद से लेकर 370 और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर बोले। अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया है। साथ ही अनुच्छेद 370 सहित तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को घेरा। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आतंक के साथ नक्सलवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने फिर दोहराया कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हम न आतंक सह सकते हैं और न ही आतंकवाद। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी जब आतंकवादियों के जनाजे का जुलूस तक नहीं निकलता। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि आतंकवाद, पथराव, जबरदस्ती बंद की घटनाओं में भारी कमी आई है और मोदी सरकार ने अमेरिका और इजराइल की श्रेणी में भारत को खड़े करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप अमित शाह के बयान के मायने को समझिए।
देखिए, अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर आज जवाब दिया। आतंकवाद पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, इसके बारे में बताया। 10 साल में उखाड़ फेंके हैं 3 बड़े नासूर, ये भी उन्होंने कहा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व का उग्रवाद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ी गई, ये गृह मंत्री ने कहा है। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 370 खत्म करके माहौल को बदल दिया गया है। नक्सलवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और 10 साल में नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया गया है। और यही नहीं, एक लक्ष्य भी रखा गया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। उत्तर पूर्व के उग्रवाद पर भी प्रहार किया जा रहा है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का बिल अब पास हो गया है। बीजेपी के जबरदस्त विरोध के बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कोटा बिल पास करा लिया है। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम कोटा बिल पास। हनी ट्रैप स्कैम को लेकर मचे बवाल के बीच कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया। विधेयक की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकी और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले ने बेंगलुरु से दिल्ली तक हंगामा मचा दिया है। विधानसभा में विपक्ष ने बिल का कड़ा विरोध किया तो दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। यह आर्थिक जिहाद है। और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल के पास में सरकारी ठेकों में मुस्लिम को आरक्षण का प्रावधान है। यानी अब प्रदेश के सरकारी ठेकों में 4% ठेके मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिद्धारमैया सरकार ने आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताते हुए इसका बचाव किया है। तो बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा आरक्षण वाली खबर को हम समझाते हैं। कर्नाटक विधानसभा में एक बिल पास हुआ है। इस बिल में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली और इसके तहत 2 करोड़ के सिविल कार्य और 1 करोड़ के सेवा ठेकों में मुस्लिमों को 4% का आरक्षण का प्रावधान है। अब इस सिविल कार्य के ठेकों में आरक्षण को देखें तो एससी यानी कि अनुसूचित वर्ग को 24% आरक्षण है। ओबीसी श्रेणी 1 को 4% आरक्षण है। ओबीसी श्रेणी 2A को 15% का आरक्षण है और मुसलमानों को ओबीसी 2B में 4% आरक्षण है। अब बीजेपी ने कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी का यह आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को दे दिया है। और बीजेपी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कह रही है और इस पूरे मसले को लेकर हंगामा देश भर में मचा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।